नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गबन पर दृष्टि डालेंगे। गबन मुंशी प्रेमचंद का लोकप्रिय व यथार्थवादी उपन्यास है। इसमें प्रेमचंद ने नारी की आभूषण लालसा व उसके दुष्परिणामों से उपन्यास का अनोखा ताना बाना बुना है। साथ ही मध्य वर्ग के आर्थिक और सामाजिक अंतर विरोधों का जीवन चित्रण किया है। इस वर्ग की वास्तविक आय कम है, पर अपनी झूठी शान रखने के लिए यह वर्ग अपनी हैसियत से बहुत अधिक खर्च करता है और आय व व्यय के असंतुलन को बेईमानी, रिश्वत, झूठ, हेराफेरी आदि उपायों से पूरा करना चाहता है। दीनदयाल जमींदार के मुख्तियार है। उनकी पुत्री जालपा का जन्म 3 भाइयों के मरने के बाद हुआ था, इसलिए वे बेटी की हर इच्छा पूरी करते हैं। उनका वेतन चाहे केवल 5 रुपए है, पर ऊपर की आमदनी भरपूर है। जालपा बचपन में ही गहनों से खेलती है। उसके दिल में चंद्रहार की लालसा बाल्यावस्था में ही उत्पन्न हो गई। समय आने पर जालपा का विवाह दयानाथ के पुत्र रमानाथ से होना तय हुआ। मुंशी दीनदयाल ने जालपा की शादी पर दिल खोलकर खर्चा किया। रमानाथ के पिता दयानाथ बड़े ईमानदार आदमी थे। रिश्वत को पाप समझकर घृणा करते हैं, पर उनका लड़का फैशनेबल युवक है, अभी बेकार है, पर यार दोस्तों की संगत के कारण उसकी फिजूल खर्ची की आदत पड़ चुकी है। दयानाथ भी अपनी पत्नी रामेश्वरी व पुत्र रमानाथ की बातों में आकर विवाह में हैसियत से अधिक खर्च कर देते हैं। सर्राफे से उधार गहने और अन्य अनर्गल खर्च उनके लिए समस्या बन जाता है। दीनदयाल ने दयानाथ को विवाह में जितना रुपया दिया था वह सब तामझाम में खर्च हो गया। वह धन के अभाव में दयानाथ सर्राफ के रुपये न चुका सके। इधर चंद्रहार न मिलने के कारण असंतुष्ट जालपा को संतुष्ट करने के लिए रमानाथ झूठी शेखी भगाड़ता है कि हम बहुत धनी हैं, जायदाद है, बैंकों में रुपया पड़ा है। 3 महीने पश्चात एक दिन सर्राफ दयानाथ से रुपए मांगने आया और यह वायदा पाकर ही हटा कि परसों रुपए की अदायगी हो जाएगी। ऋण को चुकाने के लिए दयानाथ, रामेश्वरी और रमानाथ ने मिलकर परामर्श किया और यह निश्चय किया कि जालपा के कुछ गहने सर्राफ को लौटा दिए जाए। रमानाथ जालपा से गहने मांगने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि गहने मांगने से उसकी शेखी की पोल खुल जाती। ऐसी स्थिति में दयानाथ के विरोध करने पर भी रमानाथ जालपा के गहनों की चोरी करने की योजना बनाता है। मिठाई में भांग मिलवाकर जालपा को नशे में चूर करने की साजिश करता है। जालपा के सोने पर रमानाथ चुपके से गहने की संदूकची दयानाथ के पास पहुंचाता है। इसी बीच जालपा चोरी का सपना देखती है। सपने से चौंक कर जागी जालपा स्वप्न की बात पति को कहती है और उस बात को सुनते ही रमानाथ नाटकीय अंदाज में चिल्ला पड़ता है, चोर चोर चोर। जालपा गहनों की चोरी से बहुत दुखी होती है, क्योंकि वह आभूषण प्रिय परिवार में पली थी। बचपन से उसे आभूषणों का शौक था। आभूषण चोरी होने के बाद रमानाथ नौकरी पाने का प्रयास करता है। रमेश बाबू नाम के क्लर्क के सहयोग से उसे 30 रुपया मासिक पर म्युनिसिपैलिटी में चुंगी की नौकरी मिल जाती है। कुछ ऊपर की आमदनी भी होने लगी। पति को नौकरी मिलते ही जालपा की नए गहने पाने की लालसा जाग पड़ती है। इसी बीच गहनों की चोरी की घटना सुनकर जालपा की माता ने अपना चंद्रहार उसके पास भेजा, लेकिन जालपा स्वाभिमानी नहीं थी। वो गहने अपनी पति की आय से खरीदना चाहती थी। उसने वो चंद्रहार लौटा दिया। एक दिन रमानाथ को जालपा द्वारा अपनी सहेलियों को लिखे पत्र से पता चला कि वह गहनों के लिए अत्यधिक व्याकुल है, तो उसने गहने उधार लाने का निश्चय किया। वह गंगू सर्राफ से गहने उधार ले आया, जिन्हें पाकर जालपा की खुशी का ठिकाना न रहा। इस नए ग्राहक की चर्चा रमानाथ की पूरे सर्राफा बाजार में होने लगी और एक दिन दयाल
एक दिन दलाल चरणदास गहने लेकर रमानाथ के घर आ पहुंचा। वार्तालाप में गलत फहमी के कारण जालपा की मां ने बहुत आग्रह किया कि गहने ले लो, तो इस गलत फहमी के कारण जालपा ने सोचा कि गहनों के रुपए तो माता जी देगी, और ये सोचकर उसने 700 के 2 गहने ले लिए। इस प्रकार झूठी शान और संकोच के कारण रमानाथ पर 1300 से भी अधिक का ऋण हो गया। रमानाथ चिंतित रहने लगा। जालपा गहनों के प्राप्त होते ही समाज में रुतबा बढ़ाने के उद्देश्य से सहेलियों में घूमने लगी, मेलजोल बढ़ाने लगी और सहेलियों के लिए अनर्गल व्यय करने लगी। रमानाथ जालपा के साथ सिनेमा आदि देखने जाने लगा। उसे जालपा को पार्टी में जाने के लिए रमानाथ ने बढ़िया साड़ी और एक घड़ी खरीद कर दी। एक दिन रमानाथ और जालपा एक एडवोकेट इंद्रभूषण के यहाँ पार्टी में गए। वृद्ध वकील साहब की युवा पत्नी रतन को जालपा के कंगन बहुत पसंद आए। उसने वैसे ही कंगन बनवाने के लिए रमानाथ को 600 रुपए पेशगी दिए। रमानाथ ने ये रुपए गंगू सराफ की दुकान पर अपने हिसाब में जमा करा दिए। वह गंगू सराफ को कंगन की नई जोड़ी बनाने का भी कहा। गंगू ने पहले तो हाँ कर ली, पर बाद में पेशगी दिए बिना कंगन की जोड़ी बनाने से इनकार कर दिया। रतन कंगन के लिए बराबर मांग करती रही, परंतु रमानाथ देरी का बहाना बनाकर टालमटोल करता रहा। अंत में रतन ने एक दिन झल्ला कर कहा, यदि कंगन नहीं बनते तो मेरे रुपए वापस ला दो। रतन द्वारा प्रदत्त मोहलत के अंतिम दिन तक रमानाथ 600 रुपए की व्यवस्था न कर सका। उसी दिन दफ्तर में चुंग के हिसाब में आए हुए रुपयों को देखकर उसे इस समस्या का समाधान सूझा। खजांची के चले जाने के बाद वह 800 रुपए की थैली घर ले आया। थैली जालपा को देते हुए उसने कहा कि रतन के रुपए लाया है। शाम को जब वह घूमने गया तो पीछे से रतन आई। जालपा ने 800 रुपए की थैली ज्यों की त्यों रतन को पकड़ा दी। रमानाथ जब घूमकर वापस आया तब उसे ज्ञात हुआ कि रतन को 600 के बदले 800 की थैली पकड़ा दी गई है। वह उसे वापस लाने के लिए रतन के घर गया, पर वहां संकोचवश वो रुपए मांग नहीं सका। उसने सोचा यदि कल रुपए खजाने में जमा न हुए तो उस पर गबन का मुकदमा चलेगा और गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। रमानाथ ने सवेरे कहार को भेजा, पर रतन ने अधिक मिले 200 रुपए तो लौटा दिए। इसी बीच चरणदास का नौकर रमानाथ से आभूषण के रुपए मांगने आया, जिससे पिताजी के सामने ऋण का राज भी खुल गया। दफ्तर जाते समय रमानाथ को जालपा ने 200 रुपए दिए। रमानाथ के पास 100 रुपए अपने थे और 200 रतन के यहाँ से मंगवाए थे। इस प्रकार दफ्तर के 800 में से 500 तो रमानाथ ने इकट्ठे कर लिए, पर शेष 300 का प्रबंध नहीं हो सका। रमानाथ दफ्तर पहुंचते ही रमेश बाबू से मिला और जेब में से 300 रुपए गायब होने की बात कही। रमेश बाबू ने कहा कि रुपए कल जमा करा देना, वरना हथकड़ियां पड़ जाएगी। रमानाथ शेष 300 रुपए के प्रबंध के लिए रतन से मिला, पर सफलता न मिली। रतन के घर से निराश लौटते हुए उसने तय किया कि सारी स्थिति जालपा को बताकर उससे गहने मांगकर उन गहनों को गिरवी रखकर रुपए जमा करा देगा। पर जैसे ही जालपा सामने आई, जालपा की मासूम शक्ल देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसका संकल्प ढीला हो गया। उसने पहले की भांति रात को गहने चोरी करने की सोची, पर साहस न हुआ। प्रातः काल उठकर वह रमेश बाबू के घर गया, पर वहां भी उसे सफलता नहीं मिली। मार्ग में उसने निश्चय किया कि वह जालपा को एक पत्र लिखकर सारी स्थिति से अवगत करवा देगा। घर आकर रमानाथ ने पत्र लिखा, पर देने का साहस न हुआ। उधर जालपा ने कुछ रुपया निकालने के लिए रमानाथ की जेब टटोली तो वह पत्र उसके हाथ लगा। रमानाथ ने पत्र छीनने का प्रयास किया, पर जालपा ने नहीं दिया। पत्र से जालपा को रमानाथ की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो जाएगी, यह सोच लज्जित होकर रमानाथ सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा। वह कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बिना टिकट ही बैठ गया। उधर जालपा पत्र पढ़कर सब कुछ समझ गई और उसने अपने गहने बेचकर म्युनिसिपैलिटी में रुपए जमा करा दिए। गाड़ी में रमानाथ की भेंट बूढ़े देवी दिन से हुई। कलकत्ते में उसकी सब्जी की दुकान थी, जिसे संभालने में उसकी पत्नी जग्गो भी सहायता करती थी। देवी दिन ने
बेटिकट रमानाथ की सहायता की। वह कलकत्ता पहुंचने पर उसे अपने घर में आश्रय दिया। पुलिस के डर से रमानाथ दिन भर कहीं नहीं निकलता। संध्या के समय वह एक वाचनालय में जाता। एक दिन वाचनालय में दयानाथ द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति उसे पढ़ने को मिली, जिसमें रमानाथ को घर पहुंचने पर जो भी घर पहुंचाए उसे 500 रुपए का इनाम देना लिखा था। वाचनालय में एक दिन रतन दिखाई दी, पर वो उससे भी नहीं मिला। इस तरह 2 महीने बीत गए। सर्दी के मौसम में एक सेठ की ओर से भिखमंगों को कंबल बांटे जा रहे थे। वह भी एक कंबल ले आया, पर इस कार्य से उसे भीषण आत्मग्लानि हुई। उसने निश्चय कर लिया कि वह काम की खोज में निकलेगा। उसने गबन का हाल देवीदीन को बता दिया। पुलिस द्वारा पकड़े जाने की आशंका भी जताई। देवीदीन भी पहले तो पुलिस से भयभीत हुआ, पर यह सोचकर कि रुपए में बड़ा जोर है, उसने अपने भय पर विजय पा ली। उधर जालपा ने रमानाथ को ढूंढने के लिए अखबार में शतरंज की एक पहेली छपवाई और उसका हल करने वाले को 50 रुपए इनाम की घोषणा की। रमानाथ ने कुछ युवकों को इसी शतरंज की पहेली के संबंध में बातचीत करते देखा। उसने उस पहेली की नकल कर ली और उसका हल निकालकर देवीदीन के हाथ उस अखबार के दफ्तर भेज दिया जिसमें वह छपी थी। रमानाथ को 50 रुपए इनाम में मिले। इन रुपयों के द्वारा उसने देवीदीन की सहायता से एक चाय की दुकान खोल दी। धीरे धीरे उसके परिश्रम से दुकान चल पड़ी। पैसा हाथ में हो तो विलास भी सूझता है। इसी विलास के फेर में एक दिन जब वह ड्रामा देखकर लौट रहा था तो पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के भय के कारण वह उनकी नजरों से ओझल होने का प्रयास कर रहा था। उसके संदेहास्पद आचरण के कारण पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रमानाथ ने थाने में स्वयं ही रुपए गबन करने की बात बता दी। पुलिस वालों ने टेलीफोन द्वारा इलाहाबाद पुलिस और म्युनिसिपैलिटी से बात की तो उन्हें पता चला कि रमानाथ ने गबन नहीं किया, क्योंकि जालपा ने पैसे जमा करा दिए थे। पुलिस ने रमानाथ को यह बात नहीं बताई कि वो निर्देश है, क्योंकि पुलिस को देशभक्त क्रांतिकारियों के खिलाफ उससे बयान दिलवाना था। उन्होंने रमानाथ को वादा गवाह बनकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध बयान देने को कहा। रमानाथ पहले तो तैयार न हुआ, लेकिन बाद में जेल जाने के भय से पुलिस वालों की बात मान ली। देवीदीन और जग्गो ने रमानाथ को छुड़ाने की कोशिश भी की, पर रमानाथ ने भी उन्हें समझाया कि उसे जेल न होगी, केवल एक मुकदमे में शहादत देनी होगी। रमानाथ ने पुलिस का सिखाया बयान अदालत में दे दिया, जिसके आधार पर क्रांतिकारियों को सख्त सजा हो गई। उधर जालपा रमानाथ की खोज में कलकत्ता आई और प्रजामित्र समाचार पत्र में शतरंज का नक्शा जिसमें छपा था उसके दफ्तर में जाकर रमानाथ का पता लगाकर देवीदीन के घर पहुंच गए। रमानाथ द्वारा झूठा मुखबिर बनने से जालपा बहुत दुखी हुई। वह देवीदीन के साथ रमानाथ का बंगला देखने गई, जहां पुलिस ने उसे ठहराया था। वहां पहुंचने पर उसे ज्ञात हुआ कि रमानाथ तो 15 दिनों के लिए वारदात स्थल पर गया है, क्रांतिकारी वाली वारदात स्थल। जालपा ने निश्चय कर लिया कि या तो रमा से बयान बदलवा लूंगी या मैं स्वयं अदालत में जाकर सारी घटनाओं को सच सच बता दूंगी। जालपा ने रमानाथ को उसी रात एक पत्र ये इनके प्रकार में पहुंचाया। रमानाथ रात को चुपके से निकलकर देवीदीन के घर आया और जालपा से मिला। जालपा ने उसे हकीकत बता बयान बदलने का आग्रह किया। रमानाथ जालपा के समझाने बुझाने पर जज के सामने बयान बदलने पर तैयार हो गया, मगर पुलिस के अफसरों के धमकाने और बढ़िया नौकरी के प्रलोभन में जालपा के प्रयत्नों पर पानी फिर गया और पुनः क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने को तैयार हो गया। इसी बीच रतन अपने बूढ़े पति की बीमारी का इलाज कराने कलकत्ता आई। मृत्युशैया पर लेटे वकील साहब रतन को दिलासा देते रहे कि वह ठीक हो रहे हैं। एक दिन वकील साहब की मृत्यु हो गई। दाह क्रिया के लिए उनके भतीजे मणिभूषण को बुलाया गया। मणिभूषण ने उनका सारा लेन देन अपने हाथों में ले लिया। बंगला और मोटर ये किन प्रकार बेच दिए। क्रोधावेश में रतन बिना कुछ लिए ही जालपा के घर की ओर चली गई। रमानाथ ने पुलिस के दबाव में क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही दे दी। निरपराध स्कूल मास्टर दिनेश को फांसी की सजा मिली और
शेष क्रांतिकारियों को कारावास। जालपा यह सोचकर कांप उठी कि रमानाथ के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी होगी और अन्य को कारावास। उसने देवी दिन को दिनेश के घर का पता लगाने के लिए भेजा। उधर क्रांतिकारियों को सजा हो जाने के बाद रमानाथ को स्वयं से आत्मग्लानि हो गई। वह देवी दिन के घर लौटा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे जज साहब को सच बता देना चाहिए, मगर जज साहब से कहने का साहस न कर पाया। उनके बंगले पहुंचा, लेकिन बंगले पहुंचकर भी लौट आया। जालपा पश्चाताप स्वरूप दिनेश की बूढ़ी माता की सेवा करने लगी। उधर पुलिस वालों ने रमानाथ को फंसाए रखने के लिए उस पर शराब और सुंदरी का जादू डाला। वेश्या जौहरा को पुलिस वालों ने रमानाथ को चंगुल में फंसाए रखने के लिए कहा। रमानाथ वेश्या जौहरा से प्रेमालाप होने पर धीरे धीरे जालपा को भुलाने का प्रयास करने लगा। एक दिन वह घूमने अफसर के साथ मोटर पर बैठकर जा रहा था कि मार्ग में उसे जाती हुई दीन मलिन जालपा दिखी। उसने सोचा, जालपा ने देवी दिन का मकान छोड़ दिया है क्या, या देवी दिन ने उसको निकाल दिया है। उसका हृदय तड़प उठा। उसने जौहरा को जालपा का पता लगा लेने के लिए कहा। जौहरा भी रमानाथ से प्रेम करने लगी थी, अतः वह उसकी बात को अस्वीकार न कर सकी। जालपा का पता लगाकर जौहरा 8 दिन बाद लौटी। रमा इंतजार कर रहा था। उसने जालपा से अपने मिलन की घटना सुनाई और बताया कि वह फांसी की सजा प्राप्त दिनेश के घर परिवार की सेवा करने लगी है। जालपा के त्यागमय जीवन से प्रभावित जौहरा ने भी सादा जीवन अपना लिया। एक दिन रमानाथ दरोगा से 1 घंटे की छुट्टी लेकर जालपा, देवी दिन और जग्गो से मिलने आया। उसने जालपा से वादा किया कि वह इस बार सारे रहस्य का भांडा फोड़ देगा। लौटते समय वह जज के बंगले पर पहुंचा। वह साहस करके जज साहब को सारी सत्य घटनाओं से परिचित करवा दिया। इस सत्योद्घाटन के बाद कोर्ट में फिर मुकदमा सुना गया और रमानाथ के बयान बदलने पर सारे कैदी रिहा कर दिए गए। नाराज पुलिस वाले रमानाथ के पीछे पड़ गए। उन्होंने उस पर झूठी गवाही देने के अपराध में दंडित करने के लिए मुकदमा चलाया, लेकिन रमानाथ ने जज साहब की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी और उसे मुक्त कर दिया गया। कलकत्ता के षड्यंत्र से मुक्ति पाकर रमानाथ अपने परिवार और रतन, जौहरा और देवी दिन के साथ प्रयाग के एक गांव में बस गया। ये लोग अपने परिश्रम से खेती करके आजीविका चलाकर परोपकार करने लगे। समय व्यतीत होता गया और एक दिन रतन को इस देश से मुक्ति मिल गई। जौहरा भी कुछ समय बाद एक बच्चे और स्त्री को डूबने से बचाने के प्रयास में गंगा में कूदी व डूब गई। इस प्रकार रमानाथ बीते दिनों की कटु स्मृति लिए अपना जीवन यापन करने लगा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पत्नी की आभूषण इच्छा की तुष्टि हेतु गमन के दलदल में फंसने के बाद रमानाथ समस्याओं में उलझता ही गया। इस पर एक के बाद एक कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा तथा विद्रूप व्यवस्था, पुलिस तंत्र के भ्रष्ट आचरण, क्रूरता और अमानवीयता का शिकार उसे बनना पड़ा। निसंदेह मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गबन यथार्थवादी तरीके से जीवन की असलियत को उजागर करता है, भ्रम को तोड़ता है, वो पाठक को व्यवस्था के खिलाफ सोचने के लिए मजबूर कर देता है। यह उपन्यास निस्संदेह अद्भुत है, पठनीय है। नमस्कार।